वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 स्कूल। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12th इवोल्यूशन के बारे में शुरू कर लिया है। बहुत सारे बच्चों को मेरे नहीं पता है, प्लीज़ उनको जाइए और बता दीजिए कि मैम ने चैप्टर इवोल्यूशन शुरू कर दिया है। प्लीज़ इसको पढ़िए, लर्न करिए, आपको मज़ा आएगा। सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ द इवोल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से यूनिवर्स और अर्थ का इवोल्यूशन हुआ। हमने ईयर सीखे, क्या कारण थे। यूनिवर्स के सपोर्ट में, अर्थ के सपोर्ट में हमने दो थ्योरीज पढ़ी। एक तो आपके एनसीईआरटी की है जो कि बिग बैंग थ्योरी, और एक हमने पढ़ी सोलर नेबुलर थ्योरी जो कि बिग बैंग थ्योरी के पहले आई। हम लोगों ने ये दोनों थ्योरीज पढ़ी जिससे हमको ये समझ में आया कि यूनिवर्स और अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। आज की कहानी जो आप सुनेंगे वो एक्चुअली अगर अर्थ बन गई है और अगर यूनिवर्स बन गया है तो उसमें लाइफ कैसे आई। तो पहले क्या होता था, ध्यान से समझना। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ मैं और आपको समझाती हूँ कि पहले जब अर्थ आई ना, तो अर्थ क्या है, इट इज़ अ पीस ऑफ रॉक। समझ में आई बात। अर्थ क्या थी पहले? अर्थ कुछ नहीं बेटा, ये पहले एक पीस ऑफ रॉक थी। आई बात समझ में? ये क्या थी बच्चों? ये एक पीस ऑफ रॉक है। आई, इट इज़ द पीस ऑफ रॉक। बस पीस ऑफ रॉक है। ठीक है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ वियर्ड पीस ऑफ रॉक। ठीक है, ओके। एक्सट्रीमली हॉट, मैंने बताया था 5 से 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, टेम्परेचर इज एक्सट्रीम हाई, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर। कोई ओजोन नहीं, नो ओजोन। ठीक है, नो ओजोन, कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात। ये आपका पीस ऑफ रॉक में एक्चुअली लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, हाउ लाइफ इज फॉर्म्ड, हाउ लाइफ इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसके बारे में इससे कुछ सपोर्टेड थ्योरी हैं, सम सपोर्टेड थ्योरीज। ठीक है, सम सपोर्टेड थ्योरीज हैं। क्लियर है? क्योंकि जब पहले अर्थ बनी तो इट इज़ एक्सट्रीमली, टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई, मतलब 5,000 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना। इजंट इट सो वियर्ड यार, ये तो बहुत भयंकर टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर। उस टेम्परेचर में कैसे कैसे धीरे धीरे टेम्परेचर स्लो डाउन हुआ ये भी हम सीखेंगे। पर इस अर्थ में भाई ये सब अर्थ है, बन गई, चलो ठीक है, पर उसमें अर्थ जैसे, शिप्रा मैम जैसे, आपकी जैसे ऑर्गेनिज्म कैसे आए? सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना कि लाइफ कैसे आई। तो उसके लिए कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि सबसे थ्योरी जो है, सबसे बकवास थ्योरी, सबसे पहली जो थ्योरी हम पढ़ेंगे वो है थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। समझ में आई बात? सबसे पहली थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। फर्स्ट थ्योरी जो है ये होती है ये। उसके बाद बेटा जी मैं आपको पढ़ाऊंगी थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्लियर है? उसके बाद मैम आपको पढ़ाएगी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। देन विल टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्लियर है? हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की। उसके बाद 4th नंबर पे हम बात करेंगे किसकी? ठीक है, फिर हम बात करेंगे कॉस्मोजोइक थ्योरी की। ठीक है, इसी को हम पैनस्पर्मिया थ्योरी भी कहते हैं, पर हम लोगों को आज अलग अलग इनको पढ़ना है। ठीक है, 5th नंबर पे पैनस्पर्मिया थ्योरी, पैनस्पर्मिया थ्योरी। ठीक है, ये आज के लेक्चर का इन थ्योरीज को डिस्कस करना एजेंडा है। आर एजेंडा इज दिस। क्लियर है? समझ में आई बात? पर इन थ्योरीज दीज आर नॉट, देखो दीज आर नॉट फुल प्रूव्ड थ्योरी। बेटा ये याद रखना है कि दीज आर नॉट फुल प्रूव्ड थ्योरी। फुल लिख रही देखो तो मुझे, देखो दीज आर नॉट फुल प्रूव्ड थ्योरी। ये फुल प्रूव्ड थ्योरी नहीं है। आई बात समझ में? दीज आर नॉट फुल प्रूव्ड थ्योरी, ये फुल प्रूव्ड थ्योरी है ही नहीं। नो ठीक है, ओके। तो ये बात आपको समझनी है कि जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम थ्योरीज की बात कर रहे हैं, जब हम थ्योरीज की बात करें, नॉट थ्योरी, जब हम ओरिजिन ऑफ, देखो लास्ट क्लास में हमने ये सीख लिया है कि अर्थ कैसे बनी है और ब्रह्मांड कैसे बना है। ब्रह्मांड का ही एक पार्ट अर्थ है, हम लोगों ने उससे सपोर्टेड थ्योरीज पढ़ी। पर आज हम ये सीखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरी ये बताती हैं कि भाई लाइफ में जीवन कैसे आया। क्या क्या थ्योरीज है जो ये सपोर्ट करती हैं कि भाई धरती में जो है जीवों की उत्पत्ति ऐसे हुई है। तो थ्योरीज अब हम डिस्कस करेंगे। क्या हम डिस्कस करेंगे? थ्योरीज विच सपोर्ट्स द ओरिजिन ऑफ लाइफ इन द अर्थ। ठीक है, थ्योरीज सपोर्ट
which supports the life in the earth। समझ में आई बात? ठीक है, अर्थ। ओके, लाइफ का भी क्या? ओरिजिन। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज जो है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ बताती हैं अर्थ में। अब इसके लिए मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ। हमें दो कैटेगरीज में ये थ्योरी पढ़नी है। पहली कैटेगरी ये है जिसका बहुत ज्यादा कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, मतलब साइंटिफिक अप्रोच मतलब ये फुल प्रूफ्ड थ्योरीज नहीं है। तो पहली जो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे बच्चों, दिस इज नॉट फुल प्रूफ्ड थ्योरी। फुल प्रूफ का मतलब ये है लोगों ने अपने मन से बता दिया, कुछ के साइंटिफिक अप्रोचेस हैं, कुछ के नहीं है, तो वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशियंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज, थ्योरी ही है बस ये, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ। ये बात सबको क्लियर हुई कि आपको दो थ्योरीज पढ़नी है। एक आप पढ़ेंगे क्या मेरे बच्चों, आप एक पढ़ेंगे एंशिएंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ, और एक आप पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ लाइफ इन ओरिजिन ऑफ इन द अर्थ। ठीक है, तो एक पढ़ेंगे एंशिएंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन द अर्थ, एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन अर्थ। नाउ मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच नहीं है मेरे बच्चों। इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। ये जितनी थ्योरीज मैम ने आपको लिस्ट बताई, ये सब एंशिएंट थ्योरीज है। जितनी थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी एंशिएंट थ्योरी। लिस्ट बना लें, जैसे कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ठीक है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ये है एंशिएंट थ्योरी। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस थ्योरी, अब बहुत सुंदर नहीं लिख रही हूँ, बस याद रखना, ए बायोजेनेसिस थ्योरी, इसका भी कोई साइंटिफिक बहुत ज़्यादा वो नहीं है। उसके बाद बायोजेनेसिस, ये थोड़ी ठीक है, ठीक है, थोड़ी ठीक थ्योरी है, पर ये भी बहुत ज़्यादा फुल प्रूवन थ्योरी है नहीं। उसके बाद कॉस्मोजोइक थ्योरी, ये थ्योरी हमें, अच्छा एक और थ्योरी है जो यहाँ पे लिखूंगी मैं, वहाँ पे लिस्ट नहीं बनाई, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, जो आज हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, ये आज अपन को डिस्कस करना है, ट्रॉफिज्म। ठीक है, ये सब क्या थ्योरीज हैं, ये आज की कक्षा में शिप्रा मैम के साथ मेरे लल्ला आप डील करेंगे। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइफ इन द अर्थ में सिर्फ आपको एक ही थ्योरी पढ़नी है, विच इज द ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। दिस इज द ओनली थ्योरी जो आपको डिस्कस करनी है नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? तो एंशिएंट थ्योरी क्यों है? क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ, ठीक है, लेस साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, इनकी साइंटिफिक अप्रोच क्या है बच्चों? बहुत ही कम, लेस साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, बहुत ही कम साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, लेस साइंटिफिक अप्रोच, वेरी लेस साइंटिफिक अप्रोच, पहली बात तो ये है। ठीक है, और मॉडर्न थ्योरी भैया ये प्रूव्ड थ्योरी है। ठीक है, ये एक प्रूव्ड थ्योरी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसने प्रूव किया है? स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे ने। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए तो शुरू करते हैं एक थ्योरी। क्लियर है? चलिए, तो एंशिएंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन द अर्थ, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। करीब 4-5 थ्योरीज हैं, इनको मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, देखो भैया ऐसा है कि इवोल्यूशन में अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एक दिन में इवोल्यूशन बिल्डअप हो जाएगा, नहीं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलेगा। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया, फिर मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड और अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर मैंने आपको बताना है मुझे थ्योरीज जो ये बताती हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। पर सबसे पहले हम बात करेंगे उन थ्योरीज की जिनका बहुत कम साइंटिफिक अप्रोच है, दीज थ्योरीज, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न थ्योरीज क्या है। क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ बच्चों, एंशिएंट थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी कौन है? सबसे पहले थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन। इसमें भगवान को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। ठीक है, भगवान की थ्योरी है ये। ठीक है, भगवान की थ्योरी, इसमें भगवान को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। ठीक है, हालांकि भगवान का सबसे बड़ा दर्जा है, पर जो थ्योरी ये कहती है उसका साइंटिफिक अप्रोच कुछ नहीं है। इसको संत महात्माओं ने दिया, संत महात्माओं ने बहुत अच्छे से इसको माना, पर आज
कितना अप्रोच है या नहीं है तुम भी जानते हो यार, ठीक है। आओ अपन समझते हैं क्या है इसको, जो है ये थ्योरी जो है इसको दी थी फादर सुरैज ने, ये बात याद रखनी है आपको। ये संत महात्माओं के द्वारा आज भी फॉलो की जाती है, चाहे आप गीता पढ़ें, चाहे आप कुरान पढ़ें, चाहे आप बाइबल पढ़ें, तो उसमें ये बताते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भगवान ने की, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा मेरे मुन्ने आज से शिप्रा नाम की एक लड़की पैदा हो जाएगी अर्थ पे। पर क्या एग्जैक्टली ये थ्योरी, हाँ मतलब हम ये मानते हैं कि ये भगवान, अपन भगवान के सामने सर झुकाते हैं, भगवान आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, भगवान आपने हमें पैदा किया, ठीक है मानते हैं, पर यही तो बात आपको प्रूव करनी है कि भगवान ने जीवन कैसे दिया। अगर भगवान ये बोलते कि वो जो एक बिग बैंग थ्योरी में एक जो सॉलिड चीज़ पड़ी थी जिससे बम्बार्ड हुआ था वो भगवान ने बनाया, तो शायद मैं ये मान सकती थी। पर भगवान, देखो भाई यहाँ जो है विश्वास पे पूरी धरती टिकी है, सो वी ऑलवेज बिलीव ऑन गॉड। बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ क्या साइंटिफिक अप्रोच है? भगवान ने हमारा जीवन बनाया है तो इसकी क्या साइंटिफिक अप्रोच है? कोई साइंटिफिक अप्रोच है? बोलो जल्दी से, कोई साइंटिफिक अप्रोच है? नहीं है बच्चों, नो नो, है ही नहीं। भगवान ने जीवन बनाया, हम हर दिन भगवान के सामने सर झुकाते हैं, चाहे साइंटिस्ट भी होगा वो, इवन मैं भी हूँ। मैं थ्योरी भले पढ़ा रही हूँ पर सुबह 2 अगरबत्ती लगा के अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और भगवान को बोलती हूँ कि जीवन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा जीवन दिया। पर अगर मैं साइंटिफिकली सोचूं तो भगवान ने कैसे जीवन दिया ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे पंडित, बहुत सारे महात्मा आज भी ये मानते हैं कि भगवान ने हमें जीवन दिया। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इस थ्योरी के 2 पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इस थ्योरी का पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। इस थ्योरी के सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। इनका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये समझा कि लाइफ जब ओरिजिनेट होती है तो सबसे पहले क्या बनेगा? पहले बायोमॉलिक्यूल्स बनेंगे, पहले एटम बनेगा, एटम से बायोमॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें बनेंगी। बायोमॉलिक्यूल से एक सेल बनेगी, सेल में डिवीजन होगा, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद एक प्लांट सेल बनेगी, एनिमल सेल बनेगी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेंगी। इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। पर थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये बोलती है कि कोई एवोल्यूशन ही हुआ ही नहीं है। नो इवोल्यूशन अकर्ड, ठीक है, कोई इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है अकर्ड फ्रॉम क्या लिखे? फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भैया शिप्रा मैडम हमेशा आज से, मतलब शिप्रा मैम में कभी कोई इवोल्यूशन हुआ ही नहीं। मतलब आपके पास इंसान भी था, आपके पास बैक्टीरिया भी थे, आपके पास मेंढक भी थे, आपके पास सांप भी थे, तो कोई इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। तो ये बात तो गलत है ना यार। इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता ही रहता है। हमेशा स्मॉलेस्ट ऑर्गन्स, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म लेटेस्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं, उनमें इवोल्यूशन होता है। हमेशा जो इवोल्यूशन होता है वो छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों की ओर हुआ। पर इनके अकॉर्डिंग कहना ये है कि कोई इवोल्यूशन हुआ ही नहीं। स्पीशीज जो है एज इट इज़ ही आई, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग बच्चों हुआ ये है कि स्पीशीज अकर्ड, ठीक है, या अकर्ड नहीं लिखते, इसको लिखते अराइव्स, ठीक है। स्पीशीज अराइव्स एज इट इज, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो भी जीव हैं वो एज इट इज ही आए, उनमें कोई इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि भाई ऐसा है कि भाई ब्रह्मांड से हमें एक सुपर नेचुरल पावर मिली, यूं फट स्वाहा लो इंसान बन के पैदा हो गए। तो ये जो सुपर नेचुरल पावर है इनकी वजह से जीवन की उत्पत्ति अर्थ में हुई, भगवान ने आशीर्वाद दिया इसलिए हुई। कोई भी ऐसा इवोल्यूशन हुआ ही नहीं, नो डेवलपमेंट, एज इट इज जो था वो था। क्लियर है, समझ में आई बात? तो ये हुआ कि भाई जो है ये याद रखना है कि लाइफ जो है वो कुछ सुपर नेचुरल पावर की वजह से, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, उनकी वजह से हुई। कोई इवोल्यूशन कभी हुआ ही नहीं है। समझ में आई बात? तो लाइफ ओरिजिनेटेड बाय गॉड, ठीक है। भगवान ने एक आशीर्वाद दिया, लो शिप्रा जाओ धरती पर, और मैं उड़ते हुए आ गई। दिस इज द इवोल्यूशन, मतलब दिस इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, दिस इज द अराइवल ऑफ लाइफ इनटू द अर्थ, नो इवोल्यूशन अकर्ड, ठीक है।
ओके पर ये बात सही है, तुम बताओ इवोल्यूशन तो हमेशा एक मतलब ये भाई उस समय के लोगों को, आज भी लोग, जब गीता बाइबल में यही लिखा है कि भाई इतने दिन ये हो गया, इतने दिन ये हो गया, उन्होंने बताया है ग्रेजुअली कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 7 दिन में हुई, कौन से दिन पर क्या बना, पर क्या एग्जैक्टली ये बात सही है यार? नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि हर चीज़ जो है वो बायोमॉलिक्यूल से बना है। बायोमॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें होती हैं और इनकी वजह से ही लाइफ का ओरिजिन होता है। यही बात है ना? फिर कैसे आ गया? तो इसको बाद में रिफ्यूज़ किया, मतलब बैडली रिफ्यूज़ किया गया इस थ्योरी को, पर आज भी लोग इसको मानते हैं। यूएस में रहने वाले बहुत सारे लोग आज भी इस थ्योरी को मानते हैं कि भगवान ही जो है जीवन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है, पर ये थ्योरी सही नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो है, बाइबल के अकॉर्डिंग जो पहला मैन है वो एडम है और दूसरी वुमन जो है वो ईव है। ह्यूमन जो है गीता के हिसाब से मनु और शारदा, ये पहले लड़का और लड़की हैं। ठीक है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। समझ में आई बात? इसलिए इस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। द ऑर्गेनिज्म अराइव्ड इनटू द अर्थ एज इट इज, देयर इज नो इवोल्यूशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, गॉड गिव्स द आशीर्वाद, गो एंड मेक सम स्पीशीज। ठीक है, कोई इवोल्यूशन इनमें कभी हुआ ही नहीं। तो भाई कोई इवोल्यूशन ही नहीं हुआ, कैसे लोग, मतलब एक इंसान ही था, तो बचपन से जब से धरती बनी तब से इंसान था इनके। और इनके हिसाब से तो धरती बहुत पुरानी, मतलब हमारे हिसाब से तो धरती कितने से 1000 साल पुरानी, आपको बताया मैंने बिलियन ईयर्स को, पर इनके हिसाब से धरती 4000 साल पुरानी ही है। ठीक है, तो इनके हिसाब से कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, 4000 पहले से इंसान है तो धरती उसी समय से बनी है। ठीक है, पर ठीक है, चलो अब आ जाओ, मैं इस थ्योरी को आखिरी में पढ़ाती हूँ, कॉस्मोजोइक को पहले ये वाली पढ़ाना चाहती हूँ जो मेरा मन है। ठीक है, चलो कैटास्ट्रोफिज्म और इनको बाद में पढ़ाऊंगी, पहले मैं ये वाली पढ़ाती हूँ, स्पॉन्टेनियस। आई लव दिस थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है, व्हाट इज अ मीन्स ऑफ स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप। ठीक है, अपने आप, ध्यान से समझना ना। एक ऐसी थ्योरी जो ये बताती है कि लाइफ का ओरिजिन अपने आप ही हो गया है। समझ में आई बात? मतलब ये है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ विद द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ओह, मतलब ये एक डस्ट पार्टिकल है और इससे एक मैगॉट बन गया, मक्खी बन गई। क्या ये लिटरली ये पॉसिबल है? किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, सोचो, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है क्या यार? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है क्या? सोचो जरा, बन सकता है क्या? नहीं बन सकता यार, ऑब्वियसली नॉट। पर कुछ महानुभावों ने इसको प्रूव करके भी दिखाया है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ध्यान से सुनो। दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय फिलोसोफर लाइक एनाक्सिमेंडर, एरिस्टोटल, जियोफेनस, प्लेटो, वैन हेलमोंट। ठीक है, वैन हेलमोंट जो है एक महान आदमी है जिन्होंने ये प्रूफ करके भी दिखाया। आओ समझते हैं इसके अकॉर्डिंग जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो नॉन लिविंग मटेरियल से ओरिजिनेट हुई है, इसीलिए इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी इसे हम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? एक सेंटेंस में अगर मैं लिखूं तो इसे मैं ये लिख सकती हूं कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इनके हिसाब से ये है कि लाइफ जो आई वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से आई। क्या एग्जैक्टली बात सही? मतलब एक रिमोट है, मैंने बोला ओम फट स्वा, ये एक इंसान बनके सुंदर अप्सरा बनके खड़ी हो जाए, क्या एग्जैक्टली ये पॉसिबल है बच्चों? नहीं है ना यार, मतलब ये तो क्या ही वाहियात चीज़ बता रहे हो। उसके बाद जो है इसको भाई लोगों ने सपोर्ट भी किया। लो आओ, सपोर्टर्स ऑफ इस थ्योरी कहते हैं कि भाई जो लिजार्ड है, स्नेक है, फिशेस है, फ्रॉग्स हैं, ये सब मड से पैदा हो जाते हैं। मड से एक ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाए तो फिर जिनको भी मेंढक चाहिए वो भैया मड फैला ले, मेंढक आ जाए, कोई टेंशन ही नहीं है। लोगों ने ऐसा कहा कि एक नाइल रिवर थी, ध्यान से सुनना। तो नाइल रिवर के किनारे भाई ये लोग, भाई ठंडा टेम्परेचर जब पानी का बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता होगा तो गर्मी वर्मी लेने बाहर आते होंगे। अब जो है लोगों ने गलती से देखा ही इन ऑर्गेनिज्म को तब जब वो नदी के किनारे, ओ आज तो मैं ब्यूटी बाथ लूँगी, तो लोगों ने देखा ओ इसका ओरिजिन तो यहीं से हुआ है।
तो लोगों ने हर बार उन ऑर्गेनिजम्स को तब देखा जब वो मड में बैठकर धूप को सेक रहे थे। तो लोगों ने कह दिया कि मड की वजह से ही क्या होता है, स्नेल्स, फिशेस, फ्रॉग्स, स्नेक और ये सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, पर ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, वॉन हेलमोंट ने तो बेटा इसको प्रूव भी कर दिया है ना। वॉन हेलमोंट ने देखो वॉन हेलमोंट नाम के प्यारे जो है एक वैज्ञानिक ने इसको, मतलब ये तो बैडली रिजेक्टेड थ्योरी है। वॉन हेलमोंट नाम के एक साइंटिस्ट ने इस थ्योरी के लिए साइंटिफिक, बोले तुम सब किनारे बैठो, जिन लोगों को बहुत रिजेक्ट करना है वो थोड़ा मेरा एक्सपेरिमेंट देख लें। वॉन हेलमोंट ने एक स्वेट लेडन शर्ट को, स्वेट मतलब पसीना, एक स्वेट लेडन शर्ट को, अभी मैं इसका डायग्राम नहीं है तो मैं दिखाती, एक स्वेट लेडन शर्ट को ध्यान से सुनना, ठीक है, कहाँ पे रख दिया, किसी कमरे में रख दिया, इन द रूम, ठीक है, इन द रूम, ठीक है, विथ सम व्हीट, ठीक है, रूम में रख दिया, व्हीट में रख दिया, ठीक है। अब स्वेट लेडन है, कुछ समय के बाद, मतलब अराउंड आफ्टर 21 डेज, ध्यान से सुनना, आफ्टर 21 डेज, 21 डेज के बाद क्या हुआ तुम्हें पता है? 21 डेज के बाद यहाँ पर माइस बन गए, माइस बना दूं क्या, टुंग टुंग टुंग, ठीक है। 21 डेज के बाद यहाँ पर क्या बन गए बच्चों? माइस, लो चूहे बन गए यहाँ पे। अब क्या करोगे बताओ? ठीक है, इनके पास क्या बन गए? माइस, लो ठीक है, ये चूहा, सुंदर चूहा बनाती है ना, ये चूहे बनकर रेडी हो गए। ठीक है, तो अब ऐसा लोगों ने ये कहा कि भाई स्वेट की वजह से, ड्यू टू स्वेट, स्वेट माइस अराइव्स, या ऐसा लगते हैं माइस अरोज लिखते हैं। ठीक है, क्या ये बात सही है कि भाई एक पसीने से लथपथ शर्ट से एक चूहा आ सकता है? बेटा ये समझना है कि चूहा, अब रीजन देख लो, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट बैडली रिफ्यूज किया गया। भाई ये तुम बोल क्या रहे हो? ऐसे तो फिर पूरी दुनिया में तो जब भी, भाई एक्चुअली हुआ ये होगा कि वॉन हेलमोंट एक्सरसाइज करने गए होंगे, पसीना हो गया होगा, फिर उन्होंने अपनी शर्ट को किसी गेहूं के कमरे में रख दिया होगा और उस पर चूहे आ गए। तो एक्चुअली वीट, ठीक है, माइस केम ड्यू टू फूड, समझ में आई बात? माइस केम ड्यू टू फूड। अगर वहां पर खाना नहीं रखा होता तो वहां पर कभी भी माइस नहीं आते, समझ में आई बात? तो इट इज बैडली रिजेक्टेड थ्योरी, इट इज बैडली रिजेक्टेड थ्योरी बच्चों, भयंकर तरीके से रिजेक्टेड थ्योरी है ये। क्लियर है? तो माइस इसलिए आए क्योंकि वहां पे आपने वीट रख दिया था, वीट नहीं रखते तो कभी नहीं होता। क्लियर है? तो वैन हेलमोंट ने, भाई साहब ने प्रूव भी करके दिखा दिया कि भाई जो जीवन है वो नॉन लिविंग चीज से ही आता है। तो ये भी गई। उसके बाद आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, ये थ्योरी ठीक ठाक थ्योरी थी। इस थ्योरी को स्टार्ट किया गया भाई किसने? इस थ्योरी को लुईस पाश्चर ने स्टार्ट किया और ये थ्योरी कहीं ना कहीं सही भी थी। अब ये थ्योरी जो है ये बताती है कि लाइफ ओरिजिनेटेड, पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये मतलब रिजेक्ट क्यों की गई। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम non-living object, life originated from the non-living object। क्या लिख रही हो मैडम, क्या लिख रही हो? थोड़ा और ऊपर से लिखती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। लाइफ originated from pre-existing लाइफ। समझ में आ गई बात? इनके हिसाब से जो लाइफ आई है वो पहले जो लाइफ प्रेजेंट है उनकी वजह से आई है। तो बात सही भी तो है यार, तो बात सही भी तो है भाई। एक बच्चे का जन्म जो है वो कैसे हुआ अगर उसके माँ बाप नहीं होते? तो ये बात तो सही है, पर सवाल अभी भी वहीं पे है कि ये जो टुकड़ा ऑफ अर्थ आप देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, पर सवाल अभी भी वही है कि ये जो टुकड़ा ऑफ अर्थ है इसमें पहली लाइफ कैसे आई? भाई इनका फ्रांसिस्को रेड्डी, लुईस पाश्चर, लेज़ारो स्प्लेंजेनी, इनका कहना बिल्कुल सही है कि लाइफ जो है वो किससे आई? वो आई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। बिल्कुल सही बात है, पर अभी हमें ये जानना है कि लाइफ का ओरिजिन अर्थ में हुआ कैसे।
ठीक है, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इनकी थ्योरी रिजेक्ट की गई और ओपेरिन हेल्डे इनकी थ्योरी एक्सेप्ट की गई। बाकी इनके जो स्टेटमेंट थे वो थे सही, ठीक है। तो इसको किसने दिया? फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने तरीके से, लेज़ारस प्लैटिनी, लुईस पाश्चर, हार्वे एंड हेक्सले। पर ये तीनों नाम तो आपको याद ही रखने हैं। चलिए ओके, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहले किसका एक्सपेरिमेंट आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट। लुईस पाश्चर ने सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया इसका, जिसको लेज़ारस प्लैटिनी और फ्रांसिस्को रेड्डी ने सपोर्ट किया। 1668 में फ्रांसिस्को रेड्डी ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जार में एक मीट का टुकड़ा रखा। इस मीट के टुकड़े में एक को रखा ओपन जार, नंबर 1। सबसे पहले मीट के टुकड़े को जिस जार में इन्होंने रखा, सबसे पहले उसको क्या किया बच्चों? उसके ओपन करके रखा, ठीक है। उसके बाद एक में क्या लगा दिया? गॉज लगा दिया, भाई पार्चमेंट पेपर वगैरह लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद एक को टाइटली पैक्ड कर दिया। तुम मुझे बताओ कि कहाँ पर जो है लाइफ आएगी, मतलब कहाँ पर ऑर्गेनिज्म आएंगे? ऑब्वियसली इसमें आएंगे ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ड्यू टू फूड। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। भैया मीट का जो टुकड़ा है वो किसी भी मच्छर या मक्खी के लिए खाना है। जब भी मच्छर यहाँ पर खाना खाने आएगा तो क्या छोड़ के जाएगा भाई साहब? अपने, बोलो जल्दी से, अपने एग्स छोड़ के जाएगा, अपने लार्वास छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो, ठीक है। जब ये खाना खाने आएगा, पूरा लाल लाल ही हो जा रहा है, कौन सा कलर लूँ यार? तो जब ये खाना खाने आएगा तो क्या छोड़ के जाएगा? अपने एग्स छोड़ के जाएगा और लार्वा छोड़कर जाएगा। लार्वा एंड एग्स, ठीक है, लार्वा एंड एग्स। आफ्टर सम टाइम ये एग्स और लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या समझे आप? कि एयर जो है, अगर आप एयर दोगे तो एयर से माइक्रोब्स भी बनेंगे, उनका भी भाई मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहीं पे मच्छर मक्खी भी आएंगे, अपने एग लार्वा छोड़ देंगे, जिसकी वजह से एडल्ट बनेगा उनका। तो आप क्या सोच रहे हैं कि एयर इज द मीडियम, अगर एयर जाती रहेगी तो ऑर्गेनिज्म जाते रहेंगे और वहां पर नई लाइफ आती जाएगी। अगर कोई भी चीज़, जैसे ये टाइटली सील्ड, इसको सील्ड कर दिया, इसमें कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पे आपने एक पार्चमेंट पेपर तो डाल दिया, पर जब तक एग और लार्वा इसके अंदर नहीं जाएगा यहाँ पर नई लाइफ आ ही नहीं सकती। तो आपको ये समझना जरूरी कि एयर अंदर तक, एयर तो ठीक है भाई, ऑर्गेनिज्म को वहां तक जाना बहुत जरूरी है, तभी वहां पर नई लाइफ आएगी। सो एवरी न्यू लाइफ इज अरोज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये था इनका एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है? टुक मीट नहीं, कुक मीट। इट इज द रेड कुक मीट फ्रॉम 4 डिफरेंट एंड, ठीक है, 4 डिफरेंट, इसको लिख देते हैं अपन क्या? 4 डिफरेंट जार, ठीक है, जार, 4 डिफरेंट जार, बॉइल्ड इट जेंटली, बॉइल किया। ही प्लेस वेल कुक्ड मीट इन 3 जार्स, 3 जार्स में रखा। फर्स्ट जार अनकवर्ड, सेकंड वाज कवर्ड बाय पार्चमेंट पेपर, थर्ड वाज कवर्ड बाय मसलिन क्लॉथ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व दैट द प्लेंटी ऑफ मैगॉट्स, ठीक है, मैगॉट्स, ठीक है, अनकवर्ड जार पे मैगॉट्स हो गए, मक्खी के जो लार्वल फॉर्म इज मैगॉट्स। देयर आर नो मैगॉट्स इन द जार कवर्ड बाय द पार्चमेंट में नहीं, क्योंकि मक्खी यहाँ तक आ तो गई, यहाँ तक देखो मक्खी आ तो गई, पर उसका जो लार्वा है वो नीचे तक नहीं जा पाया। वाइल फ्लाइज विजिटेड इन द थर्ड जार लेड एन एग ऑन द मसलिन क्लॉथ। तो जिसको टाइटली पैक्ड होगा, देखो टाइटली पैक्ड होगा तो यहाँ तक तो मक्खी आएगी ही नहीं, ठीक है। जो पार्चमेंट पेपर होगा उनको लगेगा कि मैं अंदर जा सकती हूँ, तो वहाँ बैठ के अपने अंडे दे देगी, पर अंडे और लार्वा नीचे तक नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए नई लाइफ वहाँ नहीं आएगी। सम ऑफ दीज एग फेल इनटू द जार एंड सम मैगॉट्स वर प्रोड्यूस हियर ऑल्सो। अगर गलती से अंडे यहाँ पर गिर गए तो यहाँ पर भी लाइफ आ सकती है। तो मीट की वजह से लाइफ नहीं आ रही है, लाइफ उस मैगॉट के उस मैगॉट्स की वजह से आ रही है, उस फ्लाई के एग की वजह से आ रही है। मैगॉट्स आर द लार्वा ऑफ द फ्लाई। क्लियर है? समझ में आ गई बात? कंक्लूजन पढ़ लीजिए इस पूरे फ्रांसिस्को रेड्डी का। मीट वर द लार्वा ऑफ फ्लाइज, ठीक है, मीट जिनके पास लार्वा था वही जो है न्यू लाइफ बनाएंगे, ठीक है। अनसील्ड के पास मैगॉट्स और अनसील्ड के पास मैगॉट थे मीट पर, सील्ड के पास कोई मैगॉट नहीं थे, और गॉज जिनके ऊपर आपने पार्चमेंट पेपर लगाया था उसके ऊपर हो सकता है गलती से एक आधा अंडा गिर गया होगा, तो वहां पे भी लाइफ आ सकती है, पर जब अंडा गिरेगा तभी लार्वा बनेगा, तभी नई लाइफ आएगी। नो अंडा नो लार्वा नो, ठीक है। समझ में आई बात? द अपीयरेंस ऑफ दीज मैगॉट वाज लेइंग ऑफ एग, दिस इज द रीजन बिहाइंड द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मैगॉट इन द जार कवर्ड विद द पार्चमेंट पेपर। तो जो भी अगर नहीं गया भाई, किसी से भी कवर करो, देखो फ्लास्क सील्ड है, कोई मैगॉट नहीं जा पा रहा है, मसलिन क्लॉथ वाले में थोड़ा सा जा सकता है, हो सकता है कि थोड़ा सा चला जाए, पर टोटली सील्ड में तो जा ही नहीं पा रहा है। क्लियर? अब आते हैं लेज़ारस प्लैटिनी एक्सपेरिमेंट में 1667 में।
स्प्लेंजेनी परफॉर्म्ड मेनी एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग ऑर्गेनिक लिक्विड। ब्रॉथ लिया इन्होंने। ब्रॉथ क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इसमें एक पाउडर होता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इनमें वो सारी चीज़ें हम उस पाउडर में मिलाते हैं जो एक अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। मेरे लल्ला समझ में आ रहा है कि आया टकराया और जला जा रहा है। तो मीट लिया है किसने? आपके फ्रांसिस कैरोडी ने। ब्रॉथ लिया है इनमें, ठीक है, आपके लेजरोस्प्लेंजेनी ने। आप कोई कुछ भी लिया हो, भाड़ में जान दो, बस इतना याद रखना कि मीट जो टाइटली कवर्ड था वहां पर अंडे नहीं आए, इसलिए मैगॉट पैदा नहीं हुए, इसलिए वहां पर मक्खी नहीं बनी। मीट जो लूजली पैक था उसमें एक चांस ये है कि वहां पर अंडे चले गए तो अंडे गिर भी गए गलती से, तो वहां लार्वा बन सकता है। पर जो टाइटली सील्ड होगा उसमें नहीं बनेगा। तो आपको ये समझना है, जो कवर्ड विद गॉज, गॉज मतलब मसलिन क्लॉथ, गॉज मतलब थोड़ा लूज रहेगा, गॉज मतलब मसलिन क्लॉथ, उसमें लाइफ आ सकती है। जो टाइटली सील्ड रहेगा उसमें लाइफ नहीं आएगी। ये बात आपको पता होना चाहिए। समझ में आई बात? मसलिन क्लॉथ में फ्राइज विजिटेड इन द थर्ड, मसलिन क्लॉथ, थर्ड वाला मसलिन क्लॉथ, सेकेंड वाला टाइटली पैक्ड। समझ में आई बात? सेकेंड वाला टाइटली पैक्ड होता है। समझ में आई बात? पार्चमेंट पेपर से जो पैक रहेगा अच्छे से उनमें नहीं रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेज़ेरोस्प्लेंजेनी की। इन्होंने मीट की जगह पे ब्रॉथ लिया है। ठीक है, ब्रॉथ को अच्छे से उबाला, एक ब्रॉथ को इन्होंने खुला छोड़ दिया, एक को बंद रखा। किसमें लाइफ आएगी? ऑब्वियसली इसमें क्या आएंगे भाई? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिरेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत सारी ग्रोथ होगी। तो इसमें भर भर के ग्रोथ दिखी। जो टाइटली पैक था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा ही नहीं पा रहे हैं, तो भाई कैसे ग्रोथ होगी? जैसे ही आपने फ्लास्क ओपन किया यहाँ पे ग्रोथ दिखने लगी। तो आपको ये समझना है कि एयर इज द मीडियम विच कंटेन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। इफ यू put your things into the air, many more microorganism came in contact to the broth, और जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? However, he always observed that when the proper care was taken, no living thing appear in the vessels of these liquid। अगर उसको टाइटली पैक करेंगे, उबालते वगैरह रहेंगे तो उसमें कोई भी लाइफ जो है वो नहीं आएगी। कंक्लूजन, एयर टाइट वेसल बट थिक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज ऑब्जर्व्ड इन द कॉक एंड ओपन वेसल। ठीक है, एयर टाइट वेसल विथ बट थिक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज ऑब्जर्व्ड इन द कुक्ड एंड ओपन वेसल। एयर टाइट कहाँ से हो गया? एयर टाइट वेसल्स में तो भैया कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। एयर टाइट वेसल नो ग्रोथ। ठीक है, इसमें एयर ही नहीं जा रही तो ग्रोथ नहीं। बट थिक ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज ऑब्जर्व्ड इन द ओपन वेसल। क्लियर है? तो एयर टाइट में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दी और थिक ग्रोथ दिखाई दी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे थे और जो वेसल ओपन था। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट। इस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपके नीट में एक सवाल पूछा जा सकता है और वो सवाल है ये, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट का है? स्वान्स नेक एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट का है? समझ में आई बात? ये एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है कि भाई साहब स्वान नेक एक्सपेरिमेंट बताइए कि क्या होता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ये पूछ लिया जाता है, फिर मुझे मत बोलना शिवराम बताया नहीं था। देखो पहले वाले में क्या लिया है भाई, देख लो। सबसे पहले क्या है? फ्रांसिस्को रेड्डी कुक्ड मीट लिया है। फिर कौन है? लेज़ेरोस्प्लेंजेनी ब्रॉथ लिया है। अब आते हैं लुईस पास्चर में। देखो लुईस पास्चर ने क्या किया है ये समझते हैं। उनका एक एक्सपेरिमेंट में मेजर इंपॉर्टेंट रोल याद रखना कि इन्होंने नॉर्मल फ्लास्क नहीं लिया है, ऐसा फ्लास्क नहीं लिया, ये ऐसा फ्लास्क नहीं उनका ना। ठीक है, उनका शिप्रा मैम की गर्दन जैसा एस शेप का फ्लास्क है उनका। ये थोड़ा और अच्छा बनाती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बनाती हूँ, ठीक है। तो इनका जो फ्लास्क है वो एस शेप का है। इट इज जस्ट लाइक दैट। समझ में आई बात? उनका फ्लास्क कुछ इस शेप का है, एस शेप का। क्लियर? समझ में आई गई बात? उन्होंने एस शेप की गर्दन वाला फ्लास्क लिया। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। Pasteur disapproved the theory of spontaneous generation by performing well-designed experiment known as Swan-Neck flask experiment। ये याद रखना, बाकी दोनों याद नहीं रहे तो भूल जाना, भाड़ में जान देना, पर इसको याद रखना क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। He performed the experiment by taking S-shaped neck flask along with the broth। His complete experiment shown in the figure। देखते हैं आइए। A flask was filled with the broth and neck was drawn out to the S-shape। ठीक है, ये फ्लास्क में ब्रॉथ भरा है आपने। क्या भरा है? इसमें ब्रॉथ भरा। ब्रॉथ क्या है भाई? ब्रॉथ एक लिक्विड है जिसके अंदर वो पाउडर है जो कि एक बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रॉथ वॉज बॉइल्ड, ब्रॉथ को अच्छे से बॉइल किया गया
तो माइक्रोब्स किल हो गए। ब्रॉथ को अच्छे से बॉयल किया गया तो सारे माइक्रोब्स मर गए। क्लियर है, समझ में आई बात? तो वहाँ पर कोई अभी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ नहीं है। अब इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, आ जाओ, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। चलो सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हीट हुआ, ब्रॉथ को हमने हीट किया तो यहाँ पर क्या होगा भाई? वेपर बनेगा। बोलो यहाँ पर क्या बनेगा? वेपर बनेगा। वेपर बोलो, वेपर बन गया। अब ये जो वेपर है यहाँ पर एक वाटर प्लग बना देगा भाई, वेपर प्लग बना देगा यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पर एक वेपर प्लग बना देगा, वेपर प्लग बन जाएगा, वेपर प्लग। ठीक है, एक वेपर प्लग बन गया। ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? The broth in a flask is boiled to kill pre-existing microorganism, create sterile environment. सबसे पहले इस ब्रॉथ को अच्छे से गर्म करो ताकि इसमें कुछ भी रहा हो ना अंडा बंडा वो सब मर जाए, है ना। ये नहीं कि गर्म करके फ्लास्क ही फाड़ दिए, इतना नहीं गर्म करना है अपने को। इतना गर्म करना है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इस पर कोई नहीं दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद अच्छे से गर्म करने के बाद क्या होगा? जब ब्रॉथ जो है, ध्यान सुना, उसके बाद इसको छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक वेपर प्लग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेपर प्लग। वेपर प्लग अगर इसमें बन गया तो यहां से कोई भी नो लाइफ एंट्री, यहां से कोई भी लाइफ की एंट्री नहीं होगी, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इससे एंटर नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? यहां से बेटा जी कोई भी लाइफ एंट्री नहीं होगी, नो लाइफ एंटर्ड। अब अगर कोई लाइफ एंटर्ड नहीं होगी तो यहाँ पर कोई ग्रोथ होगी क्या? तो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर? पर जब हमने ब्रेक द नेक, तुम्हारी गर्दन मत तोड़ लेना, ठीक है? ठीक है, जब हम इसमें क्या करते हैं? जब हम इसकी गर्दन तोड़ देते हैं, नेक तोड़ देते हैं, व्हेन वी ब्रेक द नेक। ठीक है, जब हम इसकी गर्दन तोड़ देते हैं तो यहाँ से धड़ 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 एयर जाती है और एयर से क्या जाते हैं? माइक्रोब्स की एंट्री हो जाती है, माइक्रोब्स एंट्री हो जाती है और यहाँ पर खूब सारे माइक्रोब्स की ग्रोथ है। समझ में आ गई बात? क्या समझा? इन्होंने एक स्वान नेक लिया। नेक जो है सबसे पहले क्या करा? इन्होंने ब्रॉथ को अच्छे से बॉईल किया। बॉईल करने के बाद, बॉईल करने से क्या बना? यहाँ पर एक वेपर प्लग बन गया। प्लग बन गया तो यहाँ से कोई लाइफ एंट्री ले ही नहीं सकती है और उसके बाद इन्होंने गद्दे को उड़ा दिया, हट गई। अब उससे एयर जाती रहेगी भाई, एयर इज द मीडियम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यार। उस एयर से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे और यहाँ पे ग्रोथ होगी। पर यहाँ पर अगर एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री नहीं लेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। देख लो, एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री नहीं लिया तो ग्रोथ हुई ही नहीं। जैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री लेगा वो धड़ा धड़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बड़ा रिप्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे भर के ग्रोथ करवाना शुरू कर देगा। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एज ब्रॉथ कूल्ड द पडल ऑफ स्टेराइल कंडेंस्ड वाटर फॉर्म्स, पडल नहीं, ठीक है, स्टेराइल कंडेंस्ड वाटर वाज फॉर्म्ड इन द बॉटम ऑफ द नेक, बॉटम ऑफ द नेक। ठीक है, ठीक। इट इफेक्टिवली सील द माउथ ऑफ फ्लास्क, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द ब्रॉथ so that the microorganism cannot, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को cannot grew into the broth। ठीक है, आगे बढ़ें। When the neck was broken off, later outside the air entered easily into the flask. The air carried microorganism to the broth. Soon the broth swarmed with the many more microorganism। क्लियर है? समझ में आई बात? ये अपन ने पूरा बना लिया है, यही एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। सो ये हुआ बायोजेनेसिस। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ ली? हमने पढ़ ली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, हमने थ्योरी पढ़ ली ए बायोजेनेसिस की जिसको वॉन हेलमोट ने बराबर प्रूव भी कर दिया। फिर हमने पढ़ी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जिसको प्रूव किया गया भाई लेज़ारो स्प्लेंजनी, फ्रांसिस्को रेड्डी और आपके तुम्हारे लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर का बहुत पॉपुलर है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो भैया, अब अपन मैं आपको बताती हूँ अगली थ्योरी जो कि है कॉस्मोजोइक थ्योरी। बहुत सारे लोग एक्चुअली कॉस्मोजोइक थ्योरी को पैनस्पर्मिया थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये सवाल आपके नीट में कभी आया कि कॉस्मोजोइक थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो आप टिक करेंगे पैनस्पर्मिया थ्योरी। या ऐसा क्वेश्चन आया कि पैनस्पर्मिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो आप टिक करेंगे कॉस्मोजोइक पे। ठीक है, अब ये है क्या मैम? ठीक है, ध्यान से सुनना, ये अच्छी भी लगेगी, बहुत ड्रामेटिक है। इनके हिसाब से ब्रह्मांड से कुछ ऐसा गिरा, ठीक है, रिचर ने सपोर्ट किया, सपोर्टेड बाय रिचर। इस थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ, जैसे उल्का पिंड आते हैं ना स्पेस से, तो इनका कहना यह है कि
जो यहाँ आके जल जाते हैं उनको हम मेटियोर कहते हैं, जो टकराता है अर्थ से और अंदर आता है इसको कहते हैं मीटियोराइट्स। तो कुछ उल्का पिंड जो है वो ज़मीन में गिरे और जब इनको फाड़ कर देखा गया तो जो है इनके अंदर कुछ लाइफ के हमें वो मिले कि भाई इनसे लाइफ का ओरिजिन हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ हैज़ रीच्ड द प्लैनेट अर्थ फ्रॉम अदर हेविली फ्रॉम, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ हैज़ रीच्ड दिस प्लैनेट अर्थ from other heavily bodies such as meteorite in the form of highly resistant spores of some organisms। इनके हिसाब से अर्थ के अंदर लाइफ एक मीटियोराइट के फॉर्म के रूप में आई। एक्चुअली वो फॉर्म है एक स्पोर हाईली रेजिस्टेंट था, तो जब वो आ रही थी स्पेस से तो उसको कोई डैमेज नहीं कर पाया। जैसे ही वो गिरी लोगों ने फाड़ के देखा, ओ ये तो लाइफ है, ठीक है। He also believed that the protoplasm reached on the earth from other parts of universe in the form of spore। इनका बिलीव ये कहना था कि लाइफ जो है वो स्पोर के फॉर्म में आई और जब हमने स्पोर को फाड़ के देखा तो उसमें लाइफ थी। ओहो हो, ठीक है, ये कैसे है भैया, ये बकवास चीज़ है, ठीक है। ओके, स्पोर सीड स्पर्म्स, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कॉस्मोजोआ। तो स्पोर सीड स्पर्म, ठीक है, स्पोर्स सीड स्पर्म्स, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि दूसरे प्लैनेट से लाइफ जो है वो एक मीटियोराइट या एक स्पोर, एक सीड, एक स्पर्म के फॉर्म में आई, हाईली रेजिस्टेंट था, तो जब वो आ रही थी तो कोई डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉस्मोजॉइड, दस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ इज को इटर्नल विद मैटर विदाउट एनी बिगिनिंग। इनका मतलब ये है कि भाई लाइफ आ गई है, इनका कोई विदाउट एनी बिगिनिंग, बस वो डायरेक्ट आ गई है, बस ये दिख गया, सेल आ गई बस, ठीक है, बाहर से स्पेस से। इट मीन्स दैट बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये, जैसे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ में ओपेरिन हेल्डाने में आप पढ़ेंगे कि पहले नॉन लिविंग चीज़ें बनी, जैसे कि पहले समंदर बना, पानी बना, गैसेस बनी, मैटर्स बने, एटम्स बने, उसके बाद लाइफ आई। इनका कहना ये है कि सब एक साथ ही बना, नॉन लिविंग बने, लिविंग बने, सब एक साथ ही बना, ठीक है। दिस स्पोर लेटर डेवलप इनटू द वेरियस टाइप ऑफ लिविंग बीइंग्स। और यही स्पोर जो है मतलब इधर पानी बन रहा था और इधर लाइफ बन रही थी, ऐसा नहीं होता बेटा। पहले पानी आएगा, फिर पानी का ब्रेकडाउन होगा, तभी ऑक्सीजन निकलेगी और फिर लाइफ आएगी। पर इनके हिसाब से पानी बना, उधर से एक्चुअली लाइफ बनने का कारण ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। और जो है ऑक्सीजन रेवोल्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक लाइफ आपकी नहीं बन सकती है, सीधी बात ये है। इनका मतलब कोई नहीं ऑक्सीजन, क्योंकि लाइफ तो आपको स्पेस ने दे दिया, स्पेस ने बोला लो तथास्तु, ये सेल लो, वो सेल आ गई, जीवन आ गया। तो इनके हिसाब से लिविंग और नॉन लिविंग सब एक साथ बना है, पर ऐसा होता नहीं है। पैनस्पर्मिया, इसको अर्नियस ने 1900 लेटेस्ट टाइप की ही अर्नियस ने दिया, ठीक है। ये एक्सटेंशन है कॉस्मोजोइक थ्योरी का, तो एक जैसी ही थ्योरी है दोनों, ये दोनों भाई बहन सीता गीता ही हैं, ठीक है। एज अ ट्रांसफर ऑफ स्पोर फ्रॉम अदर प्लैनेट वाज टर्म्ड पैनस्पर्मिया, ठीक है। दिस पैनस्पर्म फ्रॉम स्पेस वर सपोजिटली, ठीक है, ब्रॉड टू अर्थ वाया स्टेरॉइड और मीटियोर्स। इसका मतलब ये है कि ये सेम चीज़, ये दोनों सेम चीज़, कि वो स्पोर आए कैसे, इन द फॉर्म ऑफ मीटियोराइट, सेम चीज़, ठीक है, क्लियर है। एक्चुअली बस वहाँ पर जो है स्पोर का नाम कॉस्मोजोआ दे दिया है, यहाँ पे स्पोर का नाम पैनस्पर्म दे दिया है। हाउएवर दिस थ्योरी स्टेट हाउ लाइफ स्प्रेड, नॉट हाउ बिगन। हर थ्योरी जो आपने पढ़ी है एंशिएंट थ्योरी में, वो सिर्फ ये बताती है कि लाइफ ऐसे आई, मतलब लाइफ पैदा हो गई है, पर ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है, फर्स्ट सेल कैसे बना। सबने बोला इंसान बन गया, ऐसा बन गया, पर किसी ने ये नहीं बताया कि फर्स्ट सेल कैसे बना। ऑल्सो दिस थ्योरी इग्नोर्स द फैक्ट दैट द स्पेस इज इनक्रेडिबली वास्ट, सो ट्रैवलिंग बिटवीन द प्लैनेट वुड बी टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। भाई आप ठीक है, कॉस्मोजोइक थ्योरी, आप स्पेस से किसी स्पोर को भेजा, स्पोर क्या है, स्पर्म है, स्पर्म से जीवन आ गया, ओवा आ गया, जीवन आ गया। पर आप ये नहीं बता रहे हैं कि जब स्पोर आए तो कितने था, हर बार जो है जीवन आएगा तो स्पेस से आएगा, कितने 1000 ईयर लगेंगे, ठीक है। तो ये जो है थ्योरी ये भी रिजेक्ट हुई। तो पैनस्पर्मिया, कॉस्मोजोइक थ्योरी सेम चीज़ ही है। इनके अकॉर्डिंग एक हाईली रेजिस्टेंट स्पोर जीवन में आया, अर्थ में आया। कॉस्मोजोइक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसे हम कॉस्मोजोआ कहते हैं, पैनस्पर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको हम पैनस्पर्म कहते हैं। उसके अंदर स्पोर थे, उसके अंदर सीड था, उसके अंदर जो है डीएनए था, उसके अंदर स्पर्म थे और वही जीवन बनाए। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई आपका जीवन, पहली सेल जो है, देखिए हाउएवर दिस थ्योरी स्टेट हाउ द लाइफ स्प्रेड, ये बताती है कि लाइफ कैसे फैली, पर कैसे जीवन बिगन हुआ ये नहीं बताती। क्लियर है, समझ में आई बात। नेक्स्ट, कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब होता है आपदा, ठीक है। अब आपदा कुछ भी हो सकती है, ओला गोला, पानी, धरती फट गई, ज्वालामुखी हो गई, बाढ़ आ गया, कुछ भी आ गया। तो इसे क्यूवियर ने दिया और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग
हर बार जो है ये याद रखना कि एक बार पूरा जीवन खत्म हो जाता है एक प्राकृतिक आपदा, और लोग ऐसे कहते हैं ना 2021 में धरती खत्म हो जाएगी फिर एक नया जीवन होगा, वो कैटास्ट्रोफिज्म को फॉलो करते होंगे शायद। तो इनके अकॉर्डिंग धरती पूरी खत्म हो जाती फिर एक नए लाइफ का जीवन शुरू होता है। एट द एंड ऑफ ईच एज कैटास्ट्रॉफ अकर मतलब आपदा आती है, ठीक है, जो कि सारे लिविंग बींग्स को मार देती है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट जनरेशन आती है, फिर नए लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। पर समस्या अभी भी वही है कि पहली सेल कैसे आई। ये हर थ्योरी आपको ये बताती है कि ऑर्गेनिज्म ऐसे, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म आ गया है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि पहली सेल बनी कैसे। हमने ये पढ़ा पैनस्पर्मिया थ्योरी और कॉस्मोजोइक थ्योरी में कि सेल आ गई, पर सेल बनी कैसे बेटे, यही तो आओ मेरे बच्चों मौज कर दी। अभी तो इन सारी थ्योरीज में हमको ये नहीं समझ में आया कि पहली सेल बनी कैसे। बाकी तो ठीक है लाइफ आई, पर सेल कैसे बनी, सेल बिना लाइफ का आएगी नहीं, तो सेल बनी कैसे, ये कोई आंसर करने में असमर्थ है। तो ये हुई एंशिएंट थ्योरी which are unable to explain how the first cell get formed. They always used to explain that the life is found into the earth by this manner, but they didn't they didn't explain us कि how the first cell get formed. अब ये फर्स्ट सेल कैसे बनी ये आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों, जो कि होगा मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एंशिएंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में आज हमने क्या क्या लर्न किया। एंशिएंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में पहली थ्योरी स्पेशल क्रिएशन, दूसरी थ्योरी आपकी मैंने पढ़ाई आपको स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एबायोजेनेसिस, सपोर्टेड बाय वॉन हेलमोंट एंड मेनी मोर साइंटिस्ट बट प्रूव बाय द वॉन हेलमोंट। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, फिर हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बारे में, जिसमें मैंने लेज़ारस प्लैंजनी, फ्रांसिस्को रेड्डी और आपका लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट बताया, जिसमें लुइस पास्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर मैंने आपको बताया थ्योरीज ऑफ या आपकी पैनस्पर्मिया थ्योरी और कॉस्मोजोइक थ्योरी, और लास्ट में हमने कैटास्ट्रोफिज्म प्राकृतिक आपदा की थ्योरी को डिस्कस किया कि जीवन एक बार पूरा खत्म हो जाता है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, फिर नया आता है। पर ये क्या प्रूफ नहीं कर पाई ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में ओपेरिन हेल्डेन में मैं आपको ये समझाऊंगी कि पहली सेल कैसे बनी और उस पहली सेल से आपकी लाइफ कैसे आई। इवोल्यूशन ऐसा ही चैप्टर जिसमें धीरे धीरे आपको मैं बिल्डअप कराऊंगी। वन शॉट चाहती तो बना सकती थी पर बिल्डअप नहीं कर पाते, आप याद नहीं कर पाते, वन शॉट भी बनाऊंगी। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे लल्ला। जाइए दूसरों को बताइए, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और बताइए कि शिप्रा मैम इज बैक। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।